नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने कोडिन कफ सिरप की तस्करी और एसआईआर को लेकर हंगामा कर दिया। सदन में वंदे मातरम पर होने वाली चर्चा का विरोध भी किया गया और विधानसभा अध्यक्ष ने दलीय नेताओं से अपील किया कि सदन में सकारात्मक संवाद, शालीनता और संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी बात रखें। सभी को बात रखने का मौका दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्र के दौरान प्रस्तुत होने वाले विधेयकों पर चर्चा कराई जाएगी। सरकार सदन में उठाए जाने वाले प्रत्येक विषय पर गंभीरता से उत्तर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कुशल नेतृत्व में आज 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा और सत्र के पहले दिन शुक्रवार को दिवंगत सदस्यों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की गई। शनिवार रविवार को अवकाश के बाद 22 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश होगा। इसी दिन वंदे मातरम पर 5 घंटे सदन में चर्चा की जाएगी। 23 और 24 दिसंबर को विधायी कार्य और चर्चाएं होंगी। पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रदेश में 1,81,96,367 नए मतदाता जोड़े गए हैं। वहीं 1,41,76,809 अयोग्य मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। पुनरीक्षण के बाद पिछली मतदाता सूची की अपेक्षा नई सूची में 40,19,558 मतदाता बढ़े हुए हैं और काटे गए नामों में मृत, विस्थापित और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक 53,67,410 डुप्लीकेट मतदाता शामिल थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त आरपी सिंह ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पुनरीक्षण के दौरान नए वोटरों को जोड़ने को प्राथमिकता दी गई और तराई के जिले में सबसे अधिक मतदाता बढ़े हैं। प्रदेश सरकार अगले साल 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभागवार रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार किया गया है। पुलिस, शिक्षा, राजस्व समेत कई विभागों में भर्तियां होंगी। इसके साथ 10 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियों का रिकॉर्ड बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों से विभागवार सरकारी नौकरी के खाली पदों का ब्यौरा मांगा था, जिसके बाद 1.5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने की अनुमति दी गई है। युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर पुलिस, शिक्षा, राजस्व, आवास, विकास समेत विभिन्न विभागों में दिया जाएगा और सबसे अधिक पुलिस और शिक्षा विभाग में भर्तियां होंगी। इसके साथ 2026 में यूपी सरकार के नाम सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा। बता दें कि प्रदेश सरकार ने बीते 8.5 वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों में 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। सूत्रों की माने तो वर्ष 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में करीब 50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और वहीं राजस्व विभाग में लेखपाल समेत 20,000 पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों सभी विभागों को अपने अपने स्तर से विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने को कहा था और इसी कड़ी में आवास विभाग ने प्रदेश के 3 प्रमुख शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार प्रदेश के 3 प्रमुख धार्मिक शहरों अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सहूलियत देने जा रही है। इन तीनों शहरों तक तेज और सुगम परिवहन सेवा देने के लिए बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। इसे लखनऊ और दिल्ली को भी जोड़ा जाएगा। आवास विभाग की ओर से तैयार किए गए विजन 2047 में इस योजना को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों सभी विभागों को अपने अपने स्तर से विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने को कहा था और इसी कड़ी में आवास विभाग ने प्रदेश के 3 प्रमुख शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव के मुताबिक 2 रूटों पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी है। इनमें से एक रूट दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी होगा। दूसरा रूट लखनऊ, अयोध्या होगा। जल्द ही विस्तृत प्रस्ताव केंद्रीय रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा। अदालत में ब्रह्मपुरी के बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड में विवेचक ब्रह्मपुरी थानेदार रमाकांत पचौरी की गवाही पर बचाव पक्ष की अधिवक्ता ने जिरह की और इस दौरान पुलिस ने कोर्ट में कटा हुआ नीला ड्रम और ट्रॉली बैग पेश किया। ट्रॉली बैग के बारे में पूछे जाने पर विवेचक ने कहा कि सौरभ की हत्या करके उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला ने शव को इसी ट्रॉली बैग में रखकर ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी और शव के 4 टुकड़े कर दिए गए थे, मगर शव इस बैग में नहीं आया था। ट्रॉली बैग का कुंडा भी टूटा हुआ था और इसके बाद उन्होंने इस नीले ड्रम में लाश को रखकर सीमेंट भर दिया था। जिला जज अनुपम कुमार के न्यायालय में
मुख्य जांच अधिकारी रमाकांत पचौरी के बयान पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने करीब 3.5 घंटे की तक जिरह की और इस दौरान पुलिस ने सौरभ हत्याकांड में एकत्रित किए गए साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि अदालत ने विवेचक के बयान पर बचाव पक्ष की अधिवक्ता की जिरह को जारी रखते हुए 22 दिसंबर की तारीख लगाई है। कोर्ट में अभी तक 14 गवाहों के बयान हो चुके हैं और 19 मार्च को ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने सौरव के भाई बबलू की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज कर मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था और तभी से दोनों जेल में बंद हैं। गोरखपुर में रेलवे ग्रुप डी भर्ती में धांधली के मामले में गैंगस्टर एक्ट के आरोपित पूर्व रेलकर्मी चंद्रशेखर आर्य के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना पुलिस ने शाहपुर के श्रावती नगर इलाके में स्थित उसके मकान को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया है और पुलिस के अनुसार आरोपित मूल रूप से गाजीपुर जिले का रहने वाला है और कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। यह कार्रवाई कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के तहत की गई है, जिसकी विवेचना एम्स थाना पुलिस कर रही थी। मामले की जड़ रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा में हुई कथित हेराफेरी है, जिसमें आरोप है कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान परिणामों में छेड़छाड़ कर चंद्रशेखर आर्य ने अपने बेटे राहुल प्रताप का नाम सूची में जुड़वाया था। पुलिस जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद कैंट थाना पुलिस ने 15 जून को पूर्व रेलकर्मी चंद्रशेखर आर्य, उसके बेटे राहुल प्रताप, पूर्व रेलकर्मी राम सजीवन और उसके बेटे सौरभ के विरुद्ध कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने का मुकदमा दर्ज किया था। बाद में इसी प्रकरण में चारों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है और पुलिस के मुताबिक धोखाधड़ी और संगठित अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। अन्य आरोपियों की चल संपत्तियों का भी विवरण जुटाया जा रहा है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना एम्स को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। रेल विभाग में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अवैध रूप से नौकरी दिलाकर आर्थिक संपत्ति इकट्ठा करने वाले गैंग के एक सदस्य चंद्रशेखर आर्य का एक मकान LIG D34 राती नगर फेज 4 थाना शाहपुर अंतर्गत, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ है, उसको गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्क किया गया है। इस प्रकरण में अधीन कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भगवान श्री राम को काल्पनिक बताए जाने के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका पर MP MLA यशविंदर विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। किसी भी विपक्षी के उपस्थित न होने पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तिथि तय की है। भगवान राम के खिलाफ उनके उक्त कथन को लेकर वकील हरिशंकर पांडे की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने 27 मई 2025 को खारिज कर दिया था और इस आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में हरिशंकर पांडे ने पुनरीक्षण याचिका दायर किया था। इसके पहले उनकी ओर से 12 मई 2025 को दाखिल परिवाद में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन धर्म के लिए पूर्व अवतारों और महान प्रतीकों पर अनाप शनाप बयान देकर हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।